अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल ऑन नियाज़ी एकेडमी फॉर बीपीएससी एफपीएससी। जी, आज जो है पाक स्टडीज़ के हवाले से बात करनी है आपसे। जो पाक स्टडीज़ का हमारा अपकमिंग सेशन है उसकी आउटलाइन मैंने आपसे शेयर करनी है और आपको टॉपिक्स बताने हैं जो इसमें कवर होंगे और कैसे कैसे इसको हम लेकर के चलेंगे। इस हवाले से आज की क्लास कंडक्ट की गई है। तो आपने ये क्लास सारी लेनी है और ताकि ना आपको पता चल जाए कि हमने इसके अंदर क्या कुछ कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाक स्टडीज़ का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। तो जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिए तो वेल एंड गुड। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो वो ज़रूर रजिस्टर करा ले ताकि ये जो एक इंफॉर्मेटिव सेशन है उससे फ़ायदा उठाए। और ये जो पाक स्टडीज़ का सेशन है ये आपको वन पेपर के हवाले से हेल्प आउट करेगा। वन पेपर में जितनी भी पाक स्टडीज़ आती है, ठीक है, वो तकरीबन 15 से 20 नंबर की आती है पीपीएससी में। एफपीएससी में ये 8 नंबर की आती है, वहाँ भी हेल्प करेगा। इस तरह एनटीएस पीटीएस हर तरह के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं उन सारों में भी आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो लेक्चरशिप है, लेक्चरर पाक स्टडीज को अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये नहायत हेल्पफुल होगा। तो ये सेशन उन तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल है। और आप खुद देख लें, अगर पीपीएससी के 100 मार्क्स के पेपर में 15-20 नंबर की बेसिक आ रही है, ये आ रही है, पाक स्टडीज आ रही है, तो आप देखें कितना 15 से 20% कवर हो रहा है। अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे तो आप पेपर का मेजर पोर्शन खो देंगे। इस वजह से सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन के अंदर हमने क्या करना है, इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने अपने ऐड के ऊपर लिखा हुआ है कि 712 से लेकर 2023 तक जो हिस्ट्री रही है, इंडो पाक हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान की तारीख रही है, पाकिस्तान की कहानी है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि हमें पता है कि आप वसल्लम की जो विलादत है वो 571 एडी में हुई है। इसके बाद 40 साल बाद उनको नबूत मिली। तो अगर आप इसमें ऐड कर दें तो 611 में मतलब उनको नबूत मिल गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल को। तो जैसे नबूत मिली तो उन्होंने अपना पैगाम इस्लाम, दीन इस्लाम की रोशनी फैलाई। और उनके बाद फिर जो खुलफाए राशिदीन हैं उन्होंने फैलाई। और ये रोशनी का जो सिलसिला है ये फैलता गया, फैलता रहा। पहले ये सऊदी अरब तक महदूद था। फिर सऊदी अरब के जो मलिका जितने भी हैं, जैसे हमें पता है ना, पाकिस्तान का मैप देखें, फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, और यहाँ पे जनाब ये जो जगह है, ये ऐसे कर लें, ये जगह जो है कि ईरान है, ईरान है। अब ईरान है यहाँ पे इराक है, यहाँ पे सऊदी अरब है। इस तरह का कोई मैप है। अब यहाँ पे इस्लाम की जब दौलत फैली और रोशनी फैली तो ये फैलती गई, मुख्तलिफ जगह पे होती गई यहाँ फैली। और इंडो पाक में भी आई। तो इंडो पाक में कब आई? इंडो पाक में जनाब आती है 712 में। 712 में जब जिस वक्त यहाँ पे बनो उमैया की हुकूमत थी, बनो उमैया के जो उस वक्त के हाकिम थे वलीद बिन अब्दुल मालिक, उसने अपना एक कमांडर भेजा। उसके गवर्नर थे हजाज बिन यूसुफ इराक के। तो इराक में हजाज बिन यूसुफ ने अपना कमांडर भेजा मोहम्मद बिन कासिम। किधर? पाकिस्तान, ये इंडो पाक के अंदर भेजा कि आप जाएं, वहां पे जाएं। और वो आपने वाक्य पढ़ा हुआ है जैसा कि मोहम्मद बिन कासिम का, कि वो एक खातून की आवाज़ पे गए थे और वहाँ पे मुसलमानों का एक काफिला गया और वो वहाँ पे जाके लूटा गया। तो आपने उनको बड़ा वार्न किया लेकिन वो बाज नहीं आए। फिर दोबारा भी ऐसे ही हुए, तीसरी दफ़ा भी ऐसा हुआ। फिर फोर्थ टाइम मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने उनके साथ तो उनकी लड़ाई हुई। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ इलाका उनके कब्जे में आ गया। अब उसके बाद जो है ना इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो 712 से ये तारीख जो है ना इस्लाम की बेस इंडो पाक के अंदर शुरू होती है। तो 712 में ये उसने ये इस साइड से आया था, पाकिस्तान के ना साउदर्न साइड से, जो सिंध वाला इलाका है ना, यहाँ से आया था। इसी वजह से सिंध को ना बाबुल इस्लाम भी कहते हैं, क्योंकि बाब का इस दरवाजा, तो बाबुल इस्लाम मतलब इस्लाम का दरवाजा, इस्लाम यहाँ से फैलना शुरू हुआ। फिर ये फैलता गया, फैलता गया, फिर इसकी जो है ना रोशनी पूरे इंडो पाक के अंदर फैल गई। तो अब हमने यहाँ से जो है ना ये स्टार्ट करना है कि 712 से कैसे इस्लाम ने फैलना शुरू किया। उसके बाद फिर मुहम्मद बिन कासिम, वो तो उसको तो वापस बुला लिया था। जो नेक्स्ट थे उसके रूलर सलमान, उसने बुला लिया और उनको फिर बाद में उनको मरवा भी दिया।
तो इसकी तारीख, जो बनु उमैया की तारीख है, ये हम देखेंगे। उसके बाद जैसे 712 से शुरू हुआ, और उसके बाद कैसे कैसे यहाँ पे जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई, हम देखते हैं कि इसके बाद बरज़िया के अंदर गजनवी आए। तो गजनवी जो है वो 977 से लेकर 1030 तक इन्होंने हुकूमत की, महमूद गजनवी, जिन्होंने 17 हमले किए सोमनाथ, जो कि भारत का है पोर्शन था वहाँ पे, और वहाँ पे इस्लाम की जो है ना रोशनी फैली। तो गजनवी एम्पायर यहाँ पे कायम हुई मुसलमानों की। गजनवी के बाद यहाँ पे गौरी आए, हाँ वो देखेंगे कि गौरी, शाहबुद्दीन गौरी साहब आए। फिर उनके पीछे किस किस ने जनाब यहाँ पे आकर रूल किया, कैसे कैसे अपने रूल को स्ट्रेंथन किया। गजनवी का तो गौरी, गौरी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गुलामा जो है ना डायनेस्टी कायम होती है। जो हम कहते हैं कि गुलाम डायनेस्टी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना उसको फाउंडर होते हैं उसके, और वो उसको फाउंड करते हैं, जो कि 1206 में शुरू होती है और ये 1290 तक रहती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इस डायनेस्टी ने सरवाइव किया। गुलाम डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है। अब खिलजी डायनेस्टी जो है ना 1290 से लेकर 1320 तक रही है। इसमें कौन कौन से रूलर्स नहीं है, इनका रूल कैसे रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई। तुगलक डायनेस्टी जो है ये 1320 से 1414 तक रहते हैं, 1351, ये सॉरी 1351 तक रहते हैं ये। इसके बाद सईद डायनेस्टी, जो कि साद डायनेस्टी है, वो आ जाती है, खिजर खान उनको लेकर आते हैं, और वो 1351 से 1414 तक रहती है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाती है। तो वो इब्राहिम लोधी जो है ना इसके आखिरी रूलर होते हैं। बहरुल बहलुल लोधी जो है ना इसकी फाउंडेशन रखते हैं, इसकी फाउंडेशन शो रखते हैं। ये 1414 से लेकर 1526 तक ये रहती है। तो ये कैसे डायनेस्टी, ये सारी मुस्लिम डायनेस्टीज हैं। ये मुसलमानों का रूल हो रहा है किसके ऊपर, इंडो पाक के ऊपर। अभी पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं हो रही, अभी इस खित्ता पे कैसे इस्लाम फैला, और कैसे जो है ना इसको हम इसके ऊपर है। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है पाक स्टडीज है, हमने पाक स्टडीज कवर करना है, तो उसकी जो फाउंडेशन है वो यहीं से रखी जाती है। और पाकिस्तान स्टडीज के अंदर जो इंडो पाक का वही पोर्शन हम कवर करते हैं जो कि इस्लाम से रिलेटेड है। इसके अलावा जो बाकी हिस्ट्री है इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ते। तो ये लोधी डायनेस्टी आ जाती है। तो इनके क्या क्या डायनेस्टीज के क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। इसके बाद लोधी डायनेस्टी को, जैसे हमें पता है कि इब्राहिम लोधी को पानीपत की तीसरी जंग में उसने क्या नाम है, बाबर साहब ने, जहीरुद्दीन बाबर ने उसको शिकस्त दी 1520 में, और अपनी हुकूमत को कायम कर लिया वहाँ पे, और मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी। और फिर उसने, बाबर ने जनाब यहाँ पे 1526 से 1530 तक हुकूमत की। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आ जाता है, जो 1530 से 1540 तक रहता है। फिर ये जो 1540 से 1555 तक जो इक़्तिदार है, ये सूरी डायनेस्टी के पास आ जाता है। शेर शाह सूरी, और वो जो आपने पढ़ा है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सूरी डायनेस्टी यहाँ पे इस समय रूल संभाल लेते हैं। इन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी सूरी डायनेस्टी ने। ये जीटी रोड जो आप देखते हैं, ये शेर शाह सूरी ने बनाया है। किला रोहतास जो कि जेलम के अंदर, वो इन्होंने बनाया है। इसके अलावा भी बड़ी इन्होंने रिफॉर्म्स किए। करेंसी के हवाले से इनका बड़ा काम है। तो ये डायनेस्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना हुमायूं का बेटा, वो जो बाबर का पोता है, वो अकबर आ जाता है। नहीं, दोबारा हुमायूं जो है ना अपनी पावर को वो दोबारा से उसको गैदर करता है, गेट करता है। 1556 में दोबारा आ जाता है, और वो एक साल ही दोबारा रहता है। ठीक है। उसके बाद उसका पोता आ जाता है, जो कि होता है अकबर। अकबर की 14 साल का होता है। ठीक है। और 1556 के अंदर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ता है ये। और इसका इसका रूल रहता है, और काफी अर्सा तक रूल रहता है। और बाब अकबर की क्या मेजर पॉलिसीज थी, अकबर ने कैसे अपने रूल को स्ट्रेंथन किया, दीन इलाही से इंट्रोड्यूस किया 1582 में, और उसके अंदर क्या रूल था वो बड़े पढ़ेंगे हम। इसके बाद जहांगीर आ जाता है। इनके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आ जाता है। शाहजहां के बाद औरंगजेब आ जाता है। तो ये क्या क्या इनकी मेजर, इनके टेन्योर में कौन कौन अचीवमेंट्स हैं, तो कौन सी वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम कवर करेंगे। 1707 में जनाब यहाँ पे 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना ये मुगल रूल जो है ना ये डिक्लाइन का शिकार हो जाता है, और डिक्लाइन होने लग जाता है। तो उसको हम जरा देखेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी बरतानिया के अंदर 1600 में बनी थी, वो अपना पावर को
बढ़ाते जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मुगल्स पे कैसे वो कवर अप करते जाते हैं, और वो कैसे वो जंगे लड़ते हैं। तो सबसे पहले जो गोरा यहाँ पे आता है, तो वो जंग लड़ता है बंगाल, बंगाल में वो लड़ते हैं। तो बंगाल में वो नवाबों के साथ लड़ते हैं। 1757 में जंग प्लासी होती है, उसमें वो लड़ते हैं, और उसमें वो उसको शिकस्त देते हैं नवाब सिराजुद्दौला को। इसके बाद आगे वो बैटल ऑफ बक्सर होती है 1864 के अंदर, उसमें भी उनको कामयाबी ऐसे होती है। तो जब वो गोरा जो है ना, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, गोरे का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ये बंगाल में शिकस्त दे देते हैं। तो फिर ये कहाँ जाते हैं, फिर ये इसका रुख करते हैं मैसूर का। फिर ये एंग्लो मैसूर वार्स होती हैं। तो मैसूर, जो कि हम जानते हैं टीपू सुल्तान उसके वालिद साहब, तो वो 4 जंगें लड़ते हैं 1769 से लेकर 1799 तक। ठीक है, और उसमें जनाब वो मैसूर को फतह कर लेते हैं, और जो है ना टीपू सुल्तान, इस जंग का हमें पता ही है 4 मई को इनको शहीद किया गया। इनकी क्या वाकयात थे, कैसे कैसे हुआ, ये सारा हम पढ़ेंगे। इसके बाद एंग्लो मरहट्टन वार्स हैं। पहली बंगाल के खिलाफ, नवाबों के खिलाफ एंग्लो नवाब वार, दूसरी एंग्लो मैसूर वार, तीसरा एंग्लो मराठन वार। कि कैसे ये मराठों के साथ लड़ते हैं, जो कि 1775 से 1817 तक है। इनके दौरान कौन सी जंगें होती है, कैसे होती हैं, 3 जंगें होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एंग्लो सिख वार होती है, कि ये उस वक्त, क्योंकि उस टाइम में पंजाब के ऊपर सिखों की हुकूमत होती है, तो सिखों के साथ कैसे इनकी जंग होती है, और कैसे उसको ये शिकस्त देते हैं, कैसे उनको अपनी पावर को कंसोलिडेट करते हैं। 2 वार होती हैं इनकी, एक 1845 से 1846 तक होती है, और एक 48 से 49 तक होती है। ठीक है, तो उसमें कैसे ये पावर को कंसोलिडेट करते हैं, और हमें पता है कि 1849 में ये पंजाब पर कब्जा कर लेते हैं, और पंजाब को इनेक्स कर लेते हैं गोरा। तो इसके बाद तकरीबन जो बरता ये होता है, बरसगीर होता है, इसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो काबिज हो जाती है। और 1857 में क्या होता है कि पूरे मुसलमान, हिंदू और सिख सारे मिल करके उसके साथ लड़ते हैं, जंग आज़ादी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें शिकस्त हो जाती है उनको। उनकी शिकस्त की बहुत ज़्यादा रीजंस हैं कि क्यों शिकस्त हुई, सारा कुछ वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो 57 में हुई, 57 में जैसे उनको नाकामी होती है, तो 58 में क्या करता है, 58 में जो गोरा होता है उसने डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर है वो क्या करता है, अपने हाथ में रख लेता है, खुद टेक ओवर कर लेता है इसको। क्या कहते हैं, मैं खुद इसको टेक ओवर करूंगा। तो 1858 में वो आ जाता है। तो जैसे उसने खुद टेक ओवर किया, तो अपना वो पहला एक्ट जो है ना बरतानिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराता है। इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 है, इसकी क्या प्रोविजन थी, इसके बारे में इसकी डिटेल जो है ना हम ये पढ़ेंगे, कि कैसे कैसे उसने पावर को कंसोलिडेट किया, कैसे कैसे पावर उसने स्नैच की मुगल से, कैसे उसके अपनी पावर को स्ट्रेंथन किया, कौन से प्रोविजन थी, ये सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इंडियन कौंसल्स एक्ट आता है दूसरा, वो इंट्रोड्यूस कराता है, वो 1861 में आता है। अब उसके अंदर क्या चीजें थी, और जो डेमोक्रेसी की जो ट्रू स्पिरिट है उसको किस हद तक इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि गोरे के अपने मुल्क में तो जमहूरियत थी, लेकिन यहाँ पे क्या जमहूरियत थी या नहीं थी, तो इसको जरा देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे है। इसके बाद इसका रूल को स्ट्रेंथन करते जाते हैं, और इसमें जो मेजर आगे इवेंट्स हैं, जिस तरह 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है वो क्या है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो मुरादाबाद में स्कूल कैम्प किया था मोहम्मद सर सैयद खान ने 59 में, फिर 62 में, फिर 63 में अलीगढ़ ये सोसाइटी कायम की। फिर उसके बाद 1875 में एमए स्कूल बनाया, फिर 1877 में जनाब एमए स्कूल कॉलेज बन गया, फिर 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई। ये पूरी अलीगढ़ की तहरीक है, अलीगढ़ की मूवमेंट है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 आता है, उसकी के अंदर क्या प्रोविजंस थी। यहाँ पे डेमोक्रेटिक हमें प्रिंसिपल कोई थोड़े बहुत नजर आते हैं, और इंडियंस की जो है ना इंक्लूजन इसमें भी शामिल होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है कि ये सारे इसमें मामला चल रहे होते हैं, और 1885 में कांग्रेस बनती है। कांग्रेस किसने बनाई होती है, क्यों बनाई होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बाद में फिर 1899 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो है ना वायसराय होता है इंडिया का, वो इसको रूल कर लेता है, और ये 1905 तक रहता है। तो इसके टेनोर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती है, कौन कौन सी होती है वो हम देखेंगे। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, बंगाल को तकसीम कर दिया जाता है ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की मेजोरिटी ज़्यादा होती है, इस मूव को मुसलमान बड़ा पसंद करते हैं, और जो है इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो हिंदूज हैं वो बड़ा उसको स्ट्रिक्टली खिलाफ हो जाते हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। मुस्लिम लीग की किस तरह फाउंडेशन होती है, क्यों बनाई जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आ जाती हैं। लॉर्ड मिंटो और मॉर्ले के साथ मिलकर उसके अंदर क्या प्रोविजंस थी, जिस तरह सेल्फ इलेक्टोरेट मिला था, क्यों मिला था, और ये कैसे एक शिमला डेपुटेशन जो है ना अब वाइस राय से मिलने के लिए गया था, उसकी तमाम जो कहानी है, आपको ये सारा कुछ कहानी की फॉर्म में पढ़ाया जाएगा कि कैसे कहानी बिल्ड होती है। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी वो अनल हो जाती है, तनसीख हो जाती है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हम देखेंगे। फिर 1913 के अंदर जो है ना कायद वो मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो उसका मुस्लिम लीग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट में जो है ना जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है दोनों एक पेज पर आ जाती हैं। आप उसके अंदर क्या मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या मुस्लिम लीग को ब्रेक थ्रू मिलते हैं, और इसी के अंदर जो कैद आजम को हिंदू हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, इसकी डिटेल क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, ये सारा हम देखेंगे। उसके बाद जो 1914 से लेकर 1918 पे जो वर्ल्ड वार वन दुनिया में होती है, जो कि यूरोप के अंदर हो रही होती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे, और वो हम देखेंगे। उसके बाद 1919 के अंदर खिलाफत जो है ना खिलाफत मूवमेंट का आगाज होता है। खिलाफत मूवमेंट वो क्या है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी डिटेल हम देखेंगे। उसके बाद 1990 के अंदर चोरा चोरी का भी इंसिडेंट होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि वो क्या होता है, उसकी क्या प्रोविजंस थी और क्या उसमें था। उसके बाद ये जितने मामला हैं ये सारे हिस्टोरिकली चलते रहते हैं। फिर 1920 से लेकर 1925 तक का एक खामोश टाइम आ जाता है, तो उसमें क्या हो रहा होता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद 19 जो है ना 27 के अंदर सैमन कमीशन आ जाता है। सैमन कमीशन जो है ना इसकी पार्टीशन के हवाले से तजावीज़ लेने के लिए आता है। पार्टीशन के हवाले से नहीं, उसके रिफॉर्म्स के हवाले से। तो वो कैसे आता है, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या उसकी तजावीज़ को माना जाता है, नहीं माना जाता, वो हम देखेंगे। इसके बाद 1927 के अंदर दिल्ली प्रपोजल्स मुस्लिम्स पेश करते हैं, वो क्या थे, ठीक है। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आ जाती है। नेहरू रिपोर्ट की क्या प्रोविजंस होती हैं और क्यों मुसलमान उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं, कायद आज़म क्यों उसको सेट असाइड कर देते हैं। फिर 1929 के अंदर 14 नुकात आते हैं। वो 14 नुकात क्या होते हैं, कैसे आते हैं और किसके जवाब में होते हैं, ये सारा हम देखेंगे। इसके बाद 1930 में क्या होता है, 1930 में खुतबा इलाहाबाद होता है। उसके अंदर खुतबा इलाहाबाद में क्या आइडिया पेश किया जाता है, कैसे जो है ना एक अलग आइडिया अलग कंट्री का मुतालबा कर दिया जाता है, और ये पहली दफ़ा शायद पार्टीशन की बात की हो। उसके बाद 1930, 31 और 32 इसमें गोल बेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें क्या चीज़ डिस्कस की जाती है। 1933 में वाइट पेपर आता है, वो ब्रिटिश हमारे सामने पेश करता है। उसके बाद 1934 में जो कायद है वो प्रेसिडेंट बन जाता है मुस्लिम लीग के, उसकी वजह से क्या उन पे इम्पैक्ट पड़ता है मुस्लिम लीग की ओवरऑल सियासत पे। फिर 1937 से 39 तक ये कांग्रेस जो है ना उसकी गवर्नमेंट बनती है। 37 39 में सूबाई इलेक्शन होते हैं ना, उसमें क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, और वो कैसा रूल रहता है, उस रूल में कैसा क्या होता है वो। और कहा जाता है कि उस रूल को उसने असल में पार्टीशन के जो है ना सीड रख दिए थे, तो क्या उसमें कुछ था ऐसा, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले 1935 का एक्ट आता है, ये बड़ा मशहूर एक्ट है। इसकी क्या प्रोविजन थी, और ये हमारा इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। फिर 1940 में एक बड़ा अहम काम होता है जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, या रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। वो कैसे हुई, क्या था उसके अंदर। उसके बाद 1940 के अंदर ही अगस्त आफर आ जाती है। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्या ऑफर करने के लिए आता है, और क्या वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर 1944 के अंदर गांधी जरा टॉक्स होती हैं। तो गांधी जरा टॉक्स के अंदर क्या डिस्कस किया जाता है, क्या बुनियादी जो मामलात हैं वो डिस्कस होते हैं, उसके बारे में बात होगी। फिर 1945 में जो है ना शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या डिस्कस किया जाता है, उस बारे में हम देखेंगे। फिर 46 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शंस के क्या रिजल्ट्स होते हैं, और ये सूबाई इलेक्शन से किस हद तक डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1946 के अंदर ही का कैबिनेट मिशन प्लान आता है, उसकी क्या प्रोविजंस हैं, वो क्या प्रपोज करने के लिए आता है। फिर 47 में कैसे हमारी जो पार्टीशन है वो हो जाती है, जिसमें 3 जून प्लान के अकॉर्डिंग जो है ना हमारी पार्टीशन हो जाती है। तो 3 जून प्लान की क्या प्रोविजन थी, उसके मुताबिक कैसे 47 के अंदर पार्टीशन हो गई।
ये तो है हमारा प्री पार्टीशन टॉपिक जो हमने कवर करना है इसके अंदर, ठीक है। जब पार्टीशन हो गई, 47 में हम आज़ाद हो गए, फिर क्या है, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है ना वो कैसी रहती है 47 से ऑनवर्ड्स। तो वो हम देखेंगे। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर्स 47 से लेना, 47 में लियाकत अली खान साहब आते हैं। लियाकत अली खान साहब के बाद लियाकत अली खान साहब 51 में उनकी इंतकाल हो जाता है, शहीद कर दिया जाता है उनको। तो पहले गवर्नर जनरल कैदार मोदी जना होते हैं, लियाकत अली खान पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनको शहीद करते हैं। तो जो गवर्नर जनरल होते हैं दूसरे हमारे ख्वाजा नाजमुद्दीन, वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इसके बाद लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन के बाद जो है ना ये सिलसिला आगे चलता रहता है। मोहम्मद अली बोगरा के बाद चौधरी मोहम्मद अली के बाद आई चंद्रीकर के बाद अ, वो आते हैं, क्या नाम है उसका, हुसैन शहीद सुहरावर्दी के बाद फिरोज खानून। तो 47 से लेकर जो है ना 1958 तक, 56 तक, 58 तक, 58 तक हमारे कैसे 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, क्या इंस्टेबिलिटी रहती है, वो हम सारा देखेंगे। पहले गवर्नर कायद आजम खुद हैं, दूसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन हैं, तीसरे जो है ना चौधरी गुलाम मोहम्मद हैं, चौथी सिकंदर मिर्जा हैं। और ऐसे ही इतना भी ये सारा एक टर्न मॉयल की कैफियत रहती है। और उसी टर्न मॉयल में जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कैसे पेश होती है, उसके अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं 1 2 3, उसके अंदर क्या प्रोविजन थी और क्यों एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी, पाकिस्तान बनते वक्त क्या इशूज से बना, वो देखेंगे। उसके बाद 1956 का आयन आ जाता है, वो उस आयन के अंदर कौन सी प्रोविजन थी, क्या बुनियादी बातें की गई उसके अंदर, और स्टेट का स्ट्रक्चर के बारे में कैसे डिफाइन किया गया, गवर्नेंस के बारे में क्या बताया गया, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद 1958 में मार्शल लॉ लग जाता है, सिकंदर मिर्जा साहब लगा देते हैं। और उसके बाद अयूब खान के पास पावर आ जाती है। अयूब खान 58 से लेकर 1969 तक रहते हैं। तो इनके दौर में कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं वो हम देखेंगे। 1960 में जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी होती है, 1963 के अंदर पाक साइनो जो है ना बॉर्डर एग्रीमेंट साइन होते हैं। 1965 के अंदर हमारी इंडिया के साथ वार होती है। 1966 के अंदर ताशकंद जो है ना वो डिक्लेरेशन होता है, ताशकंद पे मुआहदा होता है, वो कैसे होता है। फिर 69 के बाद जनाब जाहिया खान आ जाते हैं, याही खान कंट्रोल करते हैं। और 1970 में क्या होता है कि इलेक्शन कराए जाते हैं, उस इलेक्शंस के क्या रिजल्ट्स आते हैं। जो ईस्ट पाकिस्तान है उनकी मेजोरिटी होने के बावजूद उनको पावर तकसीम नहीं की जाती, पावर नहीं दी जाती। इस वजह से उनके अंदर एक सेल्फ ऑफ एलिनेशन पैदा होता है, सेंस ऑफ एलिनेशन, जिससे वो क्या होता है 1971 का वो एक होलनाक दिन आता है, जब जो है ना कुछ इंसर्जेंसी से मिलकर कुछ हमारी अपनी नाहलियों की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हो जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि मुल्क 2 लाख हो गया, उसके बाद नया आयन जो है ना वो पेश होता है 1963 में। और दरम्यान में ये 1962 में भी आयन आता है, उसकी क्या प्रोविएंसी, चूंकि वो अयूब दौर में आया था तो वो वन मैन सेंट्रिक था, कैसा था, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर 73 का जो आयन है ये लेकिन लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या पेश किया गया। फिर 73 में हो गया। फिर 1977 में दोबारा इलेक्शन होते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी जो है ना जीत जाती है। उसके उसमें फिर उस पे एलिगेशंस होती हैं धांधली की। वो धांधली की एलिगेशंस की वजह से क्या होता है कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल करके जनाब जो ज़ियाउल हक साहब हैं वो एक हिजानी कैफियत बनाकर 1977 में क्या करते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं। ठीक है, 5 जुलाई को, ये डार्क डे है पाकिस्तान का। तो 77 में वो मार्शल लॉ लगा देते हैं। फिर 77 में वो आते हैं और 1988 तक जो है ना वो रहते हैं, 16 अगस्त तक, जब तक इनका प्लान क्रैश नहीं करता तब तक। तो इनके दौर में क्या क्या मेजर वर्क्स हुए। 79 में रशियन इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, 80 में, 1980 में जो ज़ियार में रिफॉर्म्स हैं वो आती हैं, वो कैसे चेंज होती हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो सारी इसमें शामिल जो साथ साथ आती रहेंगी। जिस तरह 1985 में एक 8वीं तरमीम होती है और बड़ी लैंडमार्क तरमीम है, वो उसमें क्या था ऐसा, ये भी देखेंगे हम। तो 88 में ये चले जाते हैं। इसके बाद जनाब आ जाते हैं इलेक्शंस होते हैं। और बीबी बेनजीर भुट्टो जो है ना वो इक़्तिदार में आ जाती हैं, जो कि 1988 से लेकर 1990 तक रहती हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है ना 90 से 93 तक रहते हैं। फिर नवाज शरीफ को दोबारा बीबी आ जाती हैं, बीबी 93 से 96 तक रहती हैं। फिर दोबारा नवाज शरीफ आ जाते हैं
और वो 1996 या 1990, तो इनके रूल के अंदर क्या मसाइल थे, कैसे इनको रूल को स्ट्रेंथन किया गया, क्या इश्यूज थे, तो ये सारा हम इसमें देखेंगे। उसके बाद 1999 के अंदर ये मुल्क तीसरा जो है ना मार्शल लॉ वो फेस करता है। और 5 अक्टूबर 1999 को जब परवेज मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ लगाते हैं मुल्क में, और आयन को जो है ना सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर वो 99 से लेकर 2000 जो है ना 8 तक वो रहते हैं, 7 तक। तो इसके अंदर क्या वो मामलात होते हैं वो सारा हम देखेंगे। इसके रोल के अंदर मेजर मेजर क्या बातें हुई। फिर उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी पावर में आ जाती है, और 8 से लेकर 2013 तक वो पावर में रहते हैं। और उसमें क्या मेजर काम होते हैं, कैसे उन अपने जो एलाइज हैं उनको साथ वो मुतहद रहते हैं, मेजर मेजर डेवलपमेंट क्या होती है उसको हम देखेंगे। फिर 2013 में दोबारा नवाज शरीफ साहब को पावर मिलती है, और वो 2013 से लेकर 2018 तक दोबारा पावर में रहते हैं। और इनमें जो बुनियादी मामला आता है उसको कैसे डील करते हैं। फिर पीटीआई का दौर आता है 2018 से लेकर 2000 जो है ना 21 तक, 22 तक। तो वो रूल को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, पीटीआई क्या नई रिफॉर्म्स लेकर आती है जो कि करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगाती है, वो किस हद तक इफेक्टिव होता है ये हम देखेंगे। तो हम इसको फैक्चुअली देखेंगे, हम यहाँ पे कोई किसी पार्टी के नुमाइंदे तो है नहीं, ना स्पोक्स पर्सन है, तो हम इसको एज ए फैक्ट के पॉइंट से देखेंगे। फिर उसके बाद एक पीडीएम गवर्नमेंट की क्या हुकूमत रहती है। तो ये सारी जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताई है 712 से लेकर 2023 तक, इस सारी हमने कवर करनी है क्रोनोलॉजिकल तरीके से, टाइमलाइन के हवाले से और फैक्चुअल हवाले से। बाकी डिबेट्स में हम नहीं पढ़ेंगे कि उसने ऐसे कर दिया तो उसके बारे में ये मिस्ट्री है वो मिस्ट्री है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हम उसको जो हमें फैक्चुअल फैक्ट्स के हवाले से देखेंगे, और क्या उसमें फैक्ट्स हैं, किस हवाले से उसको हेल्प जो है ना की जा सकती है, उस पर कैसे काम किया जा सकता है, वो हम उसके बारे में देखेंगे। और तो इस तरीके से जी मैं बताता हूँ। तो मैं बता रहा था आपको कि इस तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे, और इस तरीके से हमारा सेशन कंप्लीट होगा। जितने भी इवेंट्स हैं सारे, इसको इन डिटेल हम बात की जाएगी, और इस पर काम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो ज़रूर ज्वाइन करें, और आप सबको वेलकम। इंशाल्लाह आप इसमें एफर्ट करेंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।